माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरा मन का फेर। रेडियो ऋषिकेश जिसे आप 90.0 मेगाहर्ट्ज पर सुन पा रहे हैं, पर अब समय हो गया है आवाज आपकी कार्यक्रम का। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और इस समय हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान साहित्यकार श्रीमती ममता जोशी जी। ममता जी मानवीय संवेदनाओं को अपने रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। हम ममता जी से जानते हैं उनकी साहित्य के सफर के बारे में। जी नमस्ते, प्रणाम। मैं ममता जोशी स्नेहा, देवभूमि उत्तराखंड की बेटी। एफएम रेडियो ऋषिकेश के सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने साहित्य में जो मेरा कदम था वो 2021 में मैं पहले लिखना शुरू किया। 2021 में जब कोरोना का टाइम था तो उस समय लोग बहुत लिख रहे थे मंचों पे। तो उसी बीच क्या हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि लिखना शुरू करो, मंचों पे लिखना शुरू करो। तो मैंने कहा कि मंच पे कविता तो मेरी बस की बात नहीं है, कविता कैसे लिखूं मैं। उन्होंने कहा कि आप शुरू करो, आप कर सकते हो। बस ये शब्द थे कि आप कर सकते हो। तो बस वहीं से मैंने भी शुरू किया और मेरी एक कविता बन गई। तो वहीं से लिखते 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 3 महीने हो गए और 3 महीने में आदरणीय थपलियाल जी मुझे मिले, आवाज साहित्यिक संस्था के जो संचालक है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और तब से मैं आज तक लिखती जा रही हूँ। ममता जी, आपने एमए हिंदी से किया है, आपने एमए इतिहास विषय से किया है और आपने काफ़ी समय बाद 2021 में शुरुआत की अपनी रचनाओं की और बड़ा आपके पास संग्रह है। आपकी कोई एक सुंदर रचना वो हमारे श्रोताओं के लिए आप। वैसे तो सर मेरी जो अपनी रचनाएं हैं वैसे तो सब, क्योंकि मैं भावनाओं पे लिखती हूँ और मेरी जितनी भी रचनाएं हैं सब वास्तविक रचनाएं हैं। तो पर लेकिन सबसे अच्छे मेरी रचनाएं 2 है। एक है सबसे पहले मातृवंदना। इस धरती माता का हम पे कितने एहसान भी नहीं बोल सकते इसे, लेकिन बहुत कुछ दिया है जिसका कर्जा हम कभी भी नहीं उतार सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं मातृवंदना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। करूँ मातृभूमि की वंदना, करूँ जन्मभूमि की वंदना। शोभा जहाँ हरियाली है, हर एक छटा मती वाली है। फूलों में भौरों की आस है, मन प्रेम की सूची प्यास है। कल कल नदी का शोर है, मनी भावनी हर भोरी है। उस पुण्य भूमि की वंदना, करूँ मातृभूमि की वंदना। माटी सुगंध अपार है, जहाँ अतिथि का सत्कार है। जहाँ माँ पिता भगवान है, नारी का नित सम्मान है। बेटी का हो पूजन जहाँ, नित सुर करे विचरण जहाँ। उस देव भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। तिरंगा जहाँ का मान है, सैनिक जहाँ की शान है। सबके लिए जहाँ प्यार है, धन धन्य बेसुमार है। नित देश का सम्मान है, वंदे मातरम का गान है। उस राष्ट्र भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। उस राष्ट्र भूमि की वंदना, करो मातृभूमि की वंदना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करूँ मातृभूमि की वंदना। ममता जी, एक सवाल ये है कि आपने 2021 में जब रचनाएं लेखन का जो कार्य किया है, उससे पहले उसके बीच का जो एक बड़ा पीरियड है,
उस बीच आपने क्या किया और रचनाओं से आपका कितना संबंध रहा? पहले तो सर शुरुआत में तो पढ़ाई की, तो उस समय गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में इतना कहाँ है कि कुछ करना है। गांव में तो अभी अब तो नहीं है, लेकिन पहले लोगों की सोच ये थी कि लड़की है और लड़कियों को क्या करना, इंटर कर दो और शादी कर दो इनकी। तो ये था, तो लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया, बीए किया। तो जब मैं बीए फाइनल में थी तो तब मेरी शादी हो गई थी। तो शादी हो गई थी तो ससुराल वालों ने कहा कि पढ़ना चाह रही तो पढ़ लो, है ना, जितना भी पढ़ना चाहते हो। तो मैंने घर का पूरा काम करके गांव में एमए किया हिंदी से, उसके बाद बीएड किया, और बीएड करने के बाद फिर मैंने डबल एमए किया एमए हिस्ट्री से। तो उस समय मेरा भी कहीं ना कहीं मन अशांत तो था कि मैं कुछ ऐसा करूं। ये चीज़ें मैं सोचती थी कि कुछ अलग करूं जिससे एक अपनी पहचान हो। धरती पे हमने जन्म लिया और जाना है सबने, ये तो सत्य बात है कि जो आए उसने जाना ही है, जाए। लेकिन जो एक हाउसवाइफ का सपना होता है कि मैं भी घर से निकलूं, कुछ अलग करूं, तो ये सपना था। और पहले भी स्कूल लाइफ में जब स्कूल पढ़ती थी तो मुझे सब कबीरदास कहते थे वहाँ पे कि कबीरदास। दूर से बच्चे चिल्लाते थे कि कबीरदास आ गए, कबीरदास आ गए। और जैसे मैं वहाँ पे पहुँचते थे तो तब कहते थे दीदी प्रणाम। तो पहले से ही था, लेकिन अपने आप की जो योग्यता थी मेरे अंदर वो नहीं पहचान पाई मैं। आपने जैसे कि अभी जिक्र किया है कि आपको कबीरदास के नाम से बच्चे पुकारते थे, एक इसकी खास वजह क्या है? क्या आप कबीरदास जी के दोहों को सुनाते थे? तो कबीरदास के सर जो दोहे थे वो बहुत ही सरल थे। तो मैं जब पढ़ती थी तो इतना ध्यान नहीं देती थी। तो 9th 8th तक मुझे कोई ही नहीं जानता था कि स्कूल में ममता नाम की कोई लड़की पढ़ती है। लेकिन मेरे एक टीचर थे आदरणीय राकेश पोखरियाल सर, तो उन्होंने जब क्लास चल रही थी हमारी, तो उन्होंने एक कबीरदास का दोहा पूछा, जिसका अर्थ पूछा। तो पूरी क्लास में किसी को नहीं आया और मैंने बता दिया। फिर दूसरा तीसरा 4 दोहे पूछे, 4 दोहों का अर्थ पूछा और मैंने बताया। उस दिन से क्या चाहिए था, सपोर्ट करने वाला चाहिए। और जब स्कूल पे कोई आते थे तो मुझे मंच के ऊपर खड़ा कर देते थे बोलने के लिए, प्रतिज्ञा हो, ये सारी चीज़ें मैं बोलती थी क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत तेज़ थी। कबीरदास जी का कोई दोहा आप स्वरबद्ध करेंगे? जी सर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। बहुत सुंदर। गुरु गोविंदम दो खड़े, काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2008-9 में और फिर 2021 में आपने रचनाओं की शुरुआत की। इतना बड़ा गैप आ गया, कौन सा ऐसा वाकया है जिसने आपको प्रेरित किया कि आप काव्य संग्रह लिखें, आप कविताएं लिखें, आप रचनाएं लिखें? कौन सा ऐसा वाक्य है जिसने आपको प्रेरित किया? सर वो कोरोना काल में जहाँ लोगों ने अपने देखा, मैंने मन बहुत वेदना भरी थी। तो देखा कि कितने लोग जिन्होंने अपने बहुत कुछ खोए, किसी ने तो अपना पूरा परिवार ही खो दिया था। तो उसी समय ये पीड़ा मेरे मन में बैठ गई और कहा कि ऐसा क्या करूं। तो मुझे तो मैंने लिखना शुरू कर दिया उस समय। और लिखते लिखते इसीलिए भाव पे मैं ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि उस समय वेदना ज़्यादा हो चुकी थी, तो भाव ही मेरे अंदर आता है और वही लिखती हूँ। उस दौरान जो आपने पहली रचना जो आपने लिखी है, जो पहली रचना है आपकी, क्या उसका जिक्र करेंगे? बेटी की अभिलाषा। मंच पे सबसे पहले दिन था, एक टॉपिक था कि बेटी की अभिलाषा, और मुझे तो लिखना भी नहीं आता था। तो मैंने भी ऐसी मजाकी में पेन उठाया और लिखना शुरू किया। तो लिखते लिखते मैंने 24 लाइन की कविता बन गई मेरी वो, जबकि वहाँ नियम था कि 20 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 12 लाइन से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो 24 लाइन बन गई थी। उस समय वहाँ पे मंचों पे क्या हो रहा था कि 1500 लोग कविताएं लिख रहे थे, उनमें से 5 लोगों को प्रमाण पत्र मिल रहे थे। लेकिन दूसरे दिन जो टॉपिक था वो था सहानुभूति।
तो उस पे जब मैंने लिखा तो मुझे उन 5 लोगों में से मेरा नंबर आ गया। तो मैं तो सोचने लग गई मैं कवि बन गई। मैं दूसरे दिन सोचने लग गई कि जब 1500 लोगों में से मुझे 5वें नंबर पे मतलब 5 लोगों में मेरा नाम शामिल है तो मैं कवि बन गई। तो लिखते लिखते फिर इतना जुनून मेरे अंदर आ गया कि बच्चे सोए होते थे, मतलब नींद आनी गायब हो गई मेरी रातों में कि क्या लिखूं, कल का टॉपिक क्या होगा क्या होगा। तो सुबह मैं सबसे पहले उठती थी और लिखना शुरू कर देती थी। तो एक दिन में मैं 4-4 रचनाएं लिखती थी। तो ममता जी, आपकी जो पहली रचना है, जो आप बेटी की अभिलाषा की बात आप कर रहे हैं, उस रचना को सुनना चाहेंगे। कि अभिलाषा, मुझे जिंदगी में आने दो, मैं कभी भी आपको नहीं करूंगी निराशा, ये मेरी सबसे पहली रचना थी। बहुत सुंदर रचना है और एक बेटी की जो बात है आपने उस रचना के माध्यम से प्रस्तुत की और बहुत सुंदर। ममता जी, आप अपने गीतों को बहुत सुंदर गाते हैं। सर गीत तो मैंने लाइफ में कभी गाया ही नहीं। जब भी स्कूल टाइम पे पार्टिसिपेट करती थी तो मैं हर चीजों में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन गीत और डांस मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। और जब मैं बीएड कर रही थी तो बीएड मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया, तो वहाँ पे कंपलसरी था कि सॉन्ग सबने गाने ही है। अब मैं क्या करती, मुझे तो फिल्मी गाने भी आते नहीं थे और गढ़वाली भी आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी के जो गीत है वो इतना आसान भी नहीं है गाना, लेकिन पूरी रात तैयारी करके मैंने जब गाए तो वहाँ पे 200 बच्चों का बैच था, उसमें से मैं सबने गाए, उसमें से मैं सेकंड आ गई। तब मुझे बहुत ग्लानि लगी कि मैंने स्कूल टाइम पे क्यों नहीं गाया। तो वो था मेरा पहले, और जब से मैंने कविताएं लिखी तो कविताएं मैं हमेशा गाती हूँ। बहुत सुंदर, और आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं और बड़ा हृदय स्पर्शी हैं, क्योंकि आप मानवीय संवेदनाओं पर कविताओं की रचना करती हैं। एक और बात जो मैं आपसे मेरे को जानकारी मिली है कि आप जब जंगल जाते थे अपनी छोटी बहन के साथ, तब भी आप गाते थे, तब भी आप गुनगुनाते थे। उस वाक्य का जिक्र कीजिएगा। तो मैं जल्दी से दीदी को डर लगता था, मेरी दीदी को, तो वो कहती थी कि मैं पूरा काम करूंगी घर का और तुम मम्मी को लेने चले जा। तो मैं जाती थी अकेले, तो लगता तो था मुझे भी, वैसे मैं डरती नहीं थी पर थोड़ा लगता था कि क्या करूं, रास्ता कट जाए। तो मैं वहाँ भी कबीर दास के दोहे बिल्कुल आंख बंद करके गुनगुनाते जाती थी। ममता जी कह रही हैं कि जब डर लगता है तो आप गाने गुनगुनाइएगा और आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक आपने बताई है कि जैसे आप जंगल से वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, अपनी मम्मी की देखभाल के लिए आ रहे हैं, तो आप कबीर दास जी के दोहों को गाती थी। बहुत अच्छी ट्रिक आपने बताई है। ममता जी, एक जानकारी और मैं आपसे चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कभी उदासी आती है, निराशा आती है, उस समय जो रचनाएं हैं वो कितनी कारगर साबित होती? रचनाएं हमारे जीवन में एक औषधि के रूप में काम करती है। जब भी कोई संकट में हो, वेदना में हो, तो उस समय रचनाएं औषधि का जो काम करती है, क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं शब्दों को तो उसमें खो जाते हैं, मतलब दुख को भूल जाते हैं। ममता जी कह रही हैं कि जब हम कोई रचना पढ़ते हैं तो वो हम उसको इस तरह से लेते हैं कि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है, और जब हम उसको अपने जीवन से जुड़ी हुई बात समझते हैं तो हम उसको एक प्रेरणा के तौर पर लेते हैं, और हम उसको इस तरह से लेते हैं कि ये हमारे मन की ताकत को बढ़ाता है, और जब मन की ताकत बढ़ती है तो फिर हम मुश्किलों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ममता जी, जब आपकी पहली रचना प्रकाशित हुई तो आपके मन में क्या चल रहा था? में जब मेरा इसमें गद्यांश था कि किस प्रकार से जीवन परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि जीवन परिवर्तन का सार तो है ही, तो उस समय जब मेरी ये कहानी के रूप में मैंने लिख रखी है, तो कहानी जब मेरी प्रकाशित हुई तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मन में आया कि मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, उत्साह था मन में। ममता जी, आप घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, आपके पास कब समय मिलता है जब आप रचनाओं को समय देते हैं? जी, समय तो, क्योंकि 2 बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं अभी, जिम्मेवारी तो बहुत है। समय का तो सदुपयोग हमें करना ही चाहिए, लेकिन जिनके अंदर जुनून होता है वो समय निकाल ही देता है, कहीं ना कहीं से समय निकल जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको जब भी विचार आता है, जब भी आपको लगता है कि ये लाइनें मेरी रचना का एक हिस्सा हो सकती हैं, तो आप उसी समय उसको लिख लेती हैं। बहुत सही बात है। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं, आपका जो जीवन है वो, आपकी पढ़ाई लिखाई है, सब ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। आप शहर में अब आए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन को बताती हुई, दर्शाती हुई कोई रचना आपने लिखी है तो हमारे श्रोता उसको सुनना चाहेंगे। उनके लिए एक जो मैंने रचना लिखी है वो है
मेरी गांव की नारी, तो वो आपको सुनाती हूँ। पगडंडियों के रास्ते में बिना गिरे चलती हर बार, कितनी मुसीबतें भी आए करती जाती है वह पार। कितना दर्द अकेला सहती खेतों में करती नित काम, कांटे भी चुभ जाए पाँव पर फिर भी नहीं करती विश्राम। दिन की है शुरुआत तो करती गाय भैंस और बच्चों से, सास ससुर की सेवा करती धर्म निभाती है दिल से। लकड़ी घास को लेने जब भी जंगल में हो जाती है, भिड़ जाए कोई जानवर तो काली वो बन जाती है। गंगा यमुना सी हर पल जो आगे बढ़ती जाती है, गौरा रामी तिल्लू जैसे संकल्प सदा निभाती है। कितनी भी बाधाएं आए हिमालय जैसी अटल है जो, संकट चाहे घेरा डाले फिर भी नहीं घबराती वो। धन्य हो मेरे गांव की नारी, इसने हाँ नमन तुम्हें करती, संस्कृति और संस्कारों से स्वाभिमान मन में भरती। संस्कृति और संस्कारों से स्वाभिमान मन में भरती। बहुत सुंदर रचना है। आपने महिलाओं के जीवन को आपने अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपने बताने की कोशिश की है और बखूबी बताने की कोशिश की है। ममता जी, आपकी जो ये रचना है बड़ी हृदय स्पर्शी है। जब ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आपकी रचनाओं को सुनती हैं, आप सुनाती होंगी उनको रचनाएं, क्या प्रतिक्रिया मिलती है? तो मैं तो जब गांव जाती हूँ सर, जब बच्चों की छुट्टी पड़ती है, तो हमारा अभी भी पूरा लगाव गांव से है और साल में हम 4-5 बार तो जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि गांव छोड़ दिया, हमारे खेत भी है वहाँ पे। और मैं पूरे गांव वालों के साथ जब जाती हूँ रोपनी में, तो सब खुश होते, तो कहते हैं कि रचनाएं सुनाओ, रचनाएं सुनाओ। तो वो भी खुश होती है जब उन्हें सुनाती हूँ, तो बैठ जाते हैं हम और मेरी रचनाएं सुनती रहती है। ममता जी, आपका जो विषय है, रचनाओं का जो विषय है, वो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय मूल्य हैं और आपकी पूरी रचनाएं इंसानों की जिंदगी के इर्द गिर्द बुनी हुई हैं आपने। जब आप गांव जाते हैं, जब आप शहर में आते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको दोनों जगहों पर देखने को, सुनने को मिलती हैं? जब मैं यहाँ से गांव जाती हूँ, तो गांव में जैसे मैं पहुँचती हूँ अपने घर, तो पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि मैं आ चुकी हूँ वहाँ पे। और लोग सब मिलने आते हैं घरों में और एकदम से इतना अच्छा लगता है कि मैं तो स्वर्ग में आ चुकी हूँ। जैसे गांव से नीचे आती हूँ शहरों में, तो किसी को भी ये पता भी नहीं चलता कि ममता आ गई। मिलना तो दूर की बात, पता ही नहीं चलता है कि मैं आ चुकी हूँ। तो गांव और शहरों में इतना अंतर है कि वहाँ पे गांव में इतना अपनत्व की भावना है। और ममता जी, जैसे कि आपने अभी प्लायन पर बात की है, तो प्लायन पर कोई रचना आपने लिखी है और उस रचना को सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं, आपके जो स्वर हैं वो बहुत सुंदर हैं। याद करती पुरखों की छाँव, सूने पड़ गए खेत खलियान। याद करती पुरखों की छाँव, सूने पड़ गए खेत खलियान। आस लगाकर तुम्हें देखते, कहाँ खो गई इसकी शान, कहाँ खो गई इसकी शान। पल पल तुम्हारी राह ताकते, कहाँ खो गए यहाँ के वासी। पल पल तुम्हारी राह ताकते, कहाँ खो गए यहाँ के वासी। तुम्हारी याद में रोता गाँव, अब तो लौट के आ परवासी, अब तो लौट के आ परवासी। खेत खलियान रूठ गए हैं, याद तुम्हें वो करते हैं। खेत खलियान रूठ गए हैं, याद तुम्हें वो करते हैं। पनघट पर भी चहल नहीं, जब पानी कोई न भरता है, जब पानी कोई न भरते हैं। बाग बगीचे तुम्हें पुकारे, भूल गए अपनों की छाँव। बाग बगीचे तुम्हें पुकारे, भूल गए अपनों की छाँव। सूने पड़ गए गांव गोठियार, लौट के आओ अपने गांव, लौट के आओ अपने गांव। खाली पड़ गया गांव में, मतलब कोई है ही नहीं गांव में। तो पेड़ भी क्या कह रहे कि जिन पेड़ों पर मस्ती करते, संदेश तुम्हें वो देते हैं।
जिन पेड़ों पर मस्ती करते संदेश तुम्हें भी वो देते हैं, चाहे हमको काट भी लो तुम पर याद तुम्हारी आती है, चाहे हमको काट भी लो तुम पर याद तुम्हारी आती है, स्नेहा हर क्षण देती संदेश लौट आना तुम अपने देश, स्नेहा हर क्षण देती संदेश लौट आना तुम अपने देश, उन्नति पथ पर बढ़ते जाना गांव मगर कभी न भुलाना, गांव मगर कभी न भुलाना, गांव मगर कभी न भुलाना। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है बोली भाषा का। जो गढ़वाली बोली है वो अक्सर अब कहा जाता है कि लोग अब कम बोल रहे हैं, जो लोग शहर में आ गए वो कम बोल रहे हैं। उस पर भी कोई रचना है आपकी, या आप उस विषय में भी क्या सोचते? जहाँ पे हम रहते हैं तो हिंदुस्तान के हर कोने के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनके साथ वो गढ़वाली नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए हिंदी में बात करनी बहुत ज़रूरी है। पर लेकिन हमारा जो नैतिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अपनी जो मातृभाषा है हमारी, उसमें हमें हमेशा जो मातृभाषा है, दूध बोली भाषा है हमारी, उसी भाषा में बात करनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत से साहित्यकार हैं कि गढ़वाली में अपनी रचनाएं लिख रहे हैं। बहुत सारे स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ पे गढ़वाली का एक सब्जेक्ट होता है। धीरे धीरे गढ़वाली भाषा का प्रचार प्रसार और ज़्यादा हो। बहुत सही जानकारी दी है कि जब ये तो हमारे पहल पर निर्भर करता है कि हम अपनी भाषा बोली को कितना उन्नत करते हैं, कितना समृद्ध बनाते हैं। जब गांव में हम लोग जाते हैं तो गढ़वाली में ही बातें करते हैं, जब हम घर में रहते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों से गढ़वाली में ही बात करते हैं, और तो इससे ही हमारी भाषा जो है, जो भाषा बोली है, वो उन्नत होगी। ममता जी, आपकी जो भावी रणनीतियाँ हैं साहित्य रचना में क्या है? जी, मेरी भाभी जो रणनीति है वो यही है कि पहले तो मैं कभी रुकूंगी नहीं, लिखने के क्षेत्र में तो कभी नहीं रुकूंगी। जब तक मेरे अंदर सांस है, ये सांस जो चलती रहेगी तब तक लिखूंगी, क्योंकि लिखने पे तो मुझे बहुत शौक पहले से ही है। और लोगों के बीच जाऊंगी, उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से बातें करूंगी उनसे, और जितनी भी साहित्यकारों की बुक है वो मैं पढ़ती हूँ, उनसे नए नए शब्द भी मिलते हैं हमें। क्योंकि मुझे मेरे जो मामा जी है वो कहते हैं कि मैं अपनी बात रखने से ज़्यादा लोगों की सुनता हूँ। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अपनी तो हम हमेशा दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन दूसरों की जब सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें नए शब्द मिलते हैं। तो मेरी रणनीति तो यही है कि एक तो मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी, लोगों के बीच जाऊंगी, और अपनी मातृभाषा पे ज़्यादा जोर रहेगा कि मातृभाषा के लिखूंगी। उसमें गढ़वाली में मैंने 5-6 रचनाएँ तो लिख चुकी हूँ उस पर, और आगे भी मैं उस पर ज़्यादा जोर दूंगी। ममता जी, बहुत शानदार जानकारी आपने दी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा है कि मैं लोगों से मिलूंगी और लोगों से मिलकर उनसे संवाद करूंगी, उनकी बातों को सुनूंगी, अपनी रचनाओं को लिखूंगी, ताकि मेरी रचनाओं में लोगों की पीड़ा आ सके, मेरी रचनाओं में लोगों की खुशी आ सके, मेरी रचनाओं में समृद्धि आ सके, मेरी रचनाओं में खेतों की बात हो, मेरी रचनाओं में खलिहानों की बात हो। बहुत सुंदर जानकारी ममता जी आपने दी है। अभी हम बात कर रहे थे ममता जोशी जी से, जो एक नवोदित साहित्यकार हैं और कई पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। हमसे बात करने के लिए ममता जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं ममता जोशी स्नेहा 90.0 FM पर सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश। इस कार्यक्रम पर आपके कोई सुझाव हैं तो कृपया आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है।